अरे कितनी भूख और प्यास लग रही है। देखो ना यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब मैं क्या करूं? बिमला ऐसा बातें करते हुए जा रही थी। मार्ग में उसने एक विशाल वृक्ष को देखा और वृक्ष के ऊपर थोड़े फल को देखा और उसे देखकर सोचने लगी। अरे इन फल को खाकर ही अपनी भूख और प्यास मिटा लेती हूँ, क्योंकि ये रसीले फल हैं। इससे मेरी प्यास भी बुझ जाएगी और भूख भी। जैसे ही बिमला ने उस वृक्ष से फलों को तोड़ा, तब जैसे ही पहले फल को खाया, अरे कितने मीठे फल हैं। तब उसने दूसरे फल को भी खाया। अरे कितने मीठे फल हैं, लेकिन मीठे फल में भी ये कड़वा कैसे आ गया? अरे समझ नहीं आता है। फिर अचानक से दिव्य रोशनी के संग वृक्ष से आवाज आने लगी। अरे पुत्री, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने ऐसे फलों को खाया जिन फलों को खाने के पश्चात कोई भी साधारण सी स्त्री माँ बन जाती है। और यही नहीं, जो तुमने फल खाए हैं उनसे तुम्हें 2 जुड़वा पुत्र प्राप्त होंगे, और 2 जुड़वा पुत्र प्राप्त होकर उनमें भी बहुत ज्यादा भिन्नता होगी। और उन भिन्नताओं के कारण पहला पुत्र तो तुम्हारे ही अनुसार चलेगा, एकदम तुम्हारे परिवार के, और दूसरा पुत्र एकदम तुम्हारे परिवार के विरुद्ध होगा। इसलिए सावधान रहना। बिमला ने जब यह बात सुनी, तब वह कहने लगी। अरे वृक्ष, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? यह संभव नहीं है। एक घर में 2 भिन्न भिन्न सोच के अगर बालक होंगे तो कैसे चलेगा? तो जान लो, पहला पुत्र जो तुम्हारा होगा उसका नाम तुम्हें विलोचन रखना है, और दूसरे पुत्र का नाम तुम्हें मदन रखना है। और इन दोनों में इतनी भिन्नता होगी कि विलोचन बहुत ही ज्यादा समझदार और मदन थोड़ा सोच का होगा। जाओ। ऐसा कहकर विमला वहां से चली आती है। और चली आने के पश्चात पूरे 9 महीने के पश्चात विमला ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। सुंदर पुत्रों को जन्म देकर वह कहने लगी। अब क्या करूं? वह तो बहुत दिनों से बाहर गए हुए हैं। अब मैं ही इन बच्चों का पालन पोषण करूंगी, क्योंकि माँ ही तो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। विमला अब अपने नजदीक वन में जाती, लकड़ियां काटती। लकड़ियां काटने के पश्चात वह बाजार में जाकर उन लकड़ियों का मूल्य लेकर आती और उनसे थोड़ा पकवान बनाकर बच्चों के लिए खिलाती। ऐसे करते करते पूरे 9 साल बीत गए। 9 साल बीतने के पश्चात अब विलोचन और मदन बड़े हो गए। विलोचन जो कि बिमला का एकदम समझदार पुत्र था, और मदन एकदम अलग सोच का था। जैसे ही बिमला आई और मदन ने कहा, माँ, आज खाने में क्या बनाया है? अरे बेटा, आज चावल बने हुए हैं, आलू की सब्जी बनाई हुई है, उसी को तुम लोग खा लेना। अरे माँ, मैं रोज रोज ऐसा भोजन नहीं कर पाऊंगा, और आप मेरी माँ हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। बिमला ने बहुत समझाया और वह ना समझा, और अंत में आकर कहने लगा। माँ, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, और इस घर को छोड़ने में ही मेरी भलाई है। मेरे मनपसंद पकवान नहीं मिलते हैं। अरे बेटा, तुम ऐसी जिद कर रहे हो? तुम सोचो, तुम्हारे पिता परदेश गए हुए हैं, और परदेश जाने के पश्चात मैं ही तुम्हारा पालन पोषण कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं माँ, मैं तो इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। तब विलोचन और बिमला दोनों देखते रह जाते हैं, और रह जाने के पश्चात मदन वहां से निकल जाता है। ऐसे ही करते करते पूरे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब बिमला के मन में चिंता होने लगी। अरे मेरा पुत्र मदन अभी तक वापस नहीं आया। पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है। अब मुझे क्या करना चाहिए?
बिल्लोचन से आकर कहने लगी, बेटा, तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया है, पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। अरे माँ, 1 वर्ष व्यतीत हो गया है, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? वह तो अपनी मनमानी करता है और उस मनमानी के कारण ही उसे ऐसा हुआ है। अरे बेटा, वह भाई है। अच्छा माँ, मैं उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। बिल्लोचन वहां से निकल पड़ा। निकलते निकलते वह बहुत ही ज्यादा दूर आ गया और भूख और प्यास से तड़प कर कहने लगा, कितनी गर्मी है, कितनी ज्यादा गर्मी है। लगता है मैं कहीं पर भूख प्यास के कारण मुझे कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। इतना कहते हुए वह विशालकाय वृक्ष के पास पहुंचा और पहुंचते हुए उसने उसमें से एक फल तोड़कर खा लिया। जैसे ही फल तोड़कर खाया तब वृक्ष से आवाज आने लग गई, अरे बेटा, तुमने ये क्या किया? जो तुमने फल खाया है वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तुम्हें बना देगा। और इससे पूर्व 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा आया था, उसने मेरे इस वृक्ष से फल खाया और वह फल बहुत ही ज्यादा खराब था, जिसके कारण अब वह दर दर भटक रहा होगा, क्योंकि वह क्रोध दिलाने वाला था। अरे, कहीं वृक्ष से आवाज आ सकती है? और देखो ना, वह क्रोध दिलाने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वृक्ष पर अच्छा और एक ही उसी वृक्ष पर बुरा फल बन जाए? अरे नहीं, मैं एक शक्तिशाली और जादुई वृक्ष हूँ, कोई साधारण सा वृक्ष नहीं हूँ। अच्छा, तो उसकी मुक्ति का कारण बताएंगे? उसकी मुक्ति का कारण तुम ही हो, क्योंकि जो अच्छा फल खाएगा और बुरे फल वाले को अच्छा खुद ही कर सकता है। अच्छा, तो बताओ वह कहाँ मिलेगा? वो इस वन से तो बहुत दूर, वह एक राज्य में मिलेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक राज्य के पास ही वह है। ऐसा कहकर बिल्लोचन वहां से निकल पड़ता है। बिल्लोचन ऐसे राज्य में पहुंचता है जहां पर राजा आश्वस्त होते हैं और आश्वस्तता के कारण राजा के मंत्री से जब वह बातें करता है तब वह कहता है, हमारे महाराज को जो भी सही कर देगा, महाराज उपहार के स्वरूप में उसे कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। अच्छा, तो बताओ उनकी बीमारी का क्या कारण है? अरे, उनकी बीमारी का कारण उनका खुद ही नहीं पता है, चल कर देखो। जैसे ही लोचन महाराज के पास जाता है और देखता है तब महाराज में कुछ ऐसी अनुभूति होती है कि महाराज बीमार हुए हैं, लेकिन उनकी बीमारी का कोई लक्षण नहीं पता चल रहा है। जैसे ही विलोचन महाराज के पास जाता है और महाराज को तुरंत ही स्पर्श करता है, जैसे ही अपने हाथों से स्पर्श करता है, महाराज एकदम ठीक होकर उठ जाते हैं और कहने लगते हैं, वाह, कितने दिनों से मेरी यह बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और तुम्हारी एक स्पर्श करते ही मेरी यह बीमारी ठीक हो गई। इसका कोई कारण बताओगे? अरे, मुझे एक जादुई वृक्ष से आशीर्वाद मिला हुआ है कि जिस भी रोगी के सर पर या कहीं पर भी स्पर्श करा दूंगा वह एकदम स्वस्थ होकर उठ जाएगा। और महाराज देखिए ना, आप एकदम स्वस्थ होकर उठ गए हैं। अरे मंत्री जी, खाली क्यों खड़े हुए हैं? लाइए, इनका मैं तो राज्य तिलक कर दूं, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि इतनी अद्भुत शक्ति मैं कभी नहीं देखा।
महाराज ने जब ऐसी बात कही तब मंत्री ने कहा, महाराज, वैसे यह अद्भुत चमत्कार देखकर मैं भी अचरज में पड़ गया हूँ। वैसे इनको उपहार के स्वरूप में क्या देना चाहेंगे? अरे, इनके उपहार के स्वरूप में मैं इन्हें अपना राज्य वैद्य नियुक्त करता हूँ, और जब भी कोई भी राज्य में महामारी होगी तब इनके ही इलाज से सारा का सारा कार्य होगा। अब राज्य वैद्य की पदवी पर जैसे ही विलोचन बैठा, अब विलोचन ने महाराज से कहा, महाराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके यहाँ पर कोई व्यक्ति आया था? हाँ, पिछले वर्ष आया हुआ था। वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित व्यक्ति था। जब वह बातें करता तब वह क्रोध ही करता। अच्छा महाराज, कहाँ पर है इस समय? कहाँ पर है? मैंने उसे कारागार में डाल दिया है। ऐसे लोगों को तो कारागार में ही रहना चाहिए। जैसे ही विलोचन कारागार के पास जाता है और देखता है कि उसका भाई मदन बहुत ही ज्यादा क्रोधित अवस्था में बैठा हुआ है। मैं खा जाऊंगा, सभी को खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा, राजा को भी खा जाऊंगा, उसने मेरे संग इतना अत्याचार किया है। जैसे ही विलोचन मदन के ऊपर हाथ फेराता है, तुरंत ही मदन का क्रोध शांत हो जाता है, और शांत हो जाने के पश्चात विलोचन कहता है, भाई मदन, तुम इतने दूर आ गए, माँ की तुमने बात भी ना मानी। माँ तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। अरे भैया, माँ प्रेम करती है, मैं उनका याद करूंगा। 1 वर्ष से मैं इस कारागार में हूँ, आपने आकर मुझे छुड़ा लिया। छोड़ो सारी शक्तियाँ, छोड़ो सारा धन वैभव। हाँ भाई, हाँ, सही कहते हो। ऐसा कहकर विलोचन और मदन दोनों राजा से आज्ञा मांगते हैं, और आज्ञा मांगने के पश्चात अपनी माँ बिमला के पास जाते हैं। माँ बिमला दोनों पुत्रों को देखकर कहती है, बेटा, तुम हमारे इस घर के चिराग हो, और चिराग ही तो इस घर की रोशनी होता है। इसलिए कभी भी तुम दोनों एक दूसरे से अलग ना होना। और इसी के संग दोनों लोग बहुत ही ज्यादा प्रेम के संग रहने लगे।